लेकिन सर जब हम घर खरीदते टाइम हमें वो कौन कौन सी बातें ऐसे ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स सामने हाँ, अगर हम मकान ले रहे हैं तो मकान की कॉस्ट जनरली अलग होती है, सोसाइटी फ्लैट की कॉस्ट अलग होती है, बिल्डर फ्लोर की कॉस्ट अलग होती है। ये मैं प्लानिंग करके चलूँ उस 2 BHK को अपग्रेड करके आज ही 3 BHK ले लूँ, या सर मैं अभी 2 BHK में रहूँ? कि हाँ, मैं इस एग्रीमेंट को साइन अप करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे सेफर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखेंगे। तो दैट टाइम जब कंस्ट्रक्शन बन रहा हो तो हमें क्या चेक करना चाहिए एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर? फिर सॉफ्ट क्लोज किचन ले रहे हो, फुली मॉड्यूलर जिसमें आरओ चिमनी इंस्टॉल्ड है, हिंडवेयर की सारी सैनिटरी फिटिंग्स हैं और हिंडवेयर की ही चिमनी इंस्टॉल्ड है। सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप कितना वर्क करते हो? आपको क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कस्टमर और बिल्डर के बीच में? पेंट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा लेगा, कॉस्ट कहाँ जाएगी? कस्टमर के ऊपर जाएगी। सपोज करो एक बिल्डिंग में पेंट आ रहा है 2 लाख रुपये का, वो पेंट आएगा 3 लाख रुपये। नमस्कार दोस्तों, हम सभी का एक सपना होता है घर, और घर भी अपना। दोस्तों आज हमारे साथ में है अर्पित गुप्ता जी, पारिक एसोसिएट के ओनर। सो वेलकम सर आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हम बहुत सारी रियल एस्टेट को लेकर बातें डिकोड करने वाले हैं। आज हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि रियल एस्टेट का सच क्या है बेसिकली, क्योंकि हर आदमी सर आज कहीं ना कहीं पे अपने मकान को लेकर इमोशनल टच रहता है। और सर आपने ऐसे हज़ारों लोगों को आपने मकान दिए हैं रियल एस्टेट के रूप में। तो वेलकम अर्पित सर, आज की इस एक सेगमेंट के अंदर हम लोगों से डिस्कस करेंगे कैसे रियल एस्टेट काम करता है। थैंक यू सुनील, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, मकान वाकई एक सुकून है। मतलब मैंने देखा है जब तक आदमी को घर पे सुकून नहीं मिले ना, वो अगले दिन काम पे भी फोकस होके नहीं जा पाता। तो मैं तो ये कहूँगा कि मकान लेने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं कि हाँ ये एक सपना है, बिल्कुल एक सपना ही है ये। मकान लेना इतना आसान भी नहीं है मैं कहूँगा, पर इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आदमी ढंग से प्लानिंग करे तो। ये तो हमें दिखता है कि बड़ा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है। अब तो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स आ गई हैं, बैंक लोन्स आ गए हैं। ये पहले वाले टाइम रहे ही नहीं है कि नहीं आदमी को लोन लेने में दिक्कत आ रही है। आज तो 6 बैंक तैयार खड़े होते हैं पाइपलाइन में, सर लोन ले लो लोन ले लो। तो देयर इज़ नथिंग सो हार्ड कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत आएगी कि मेरे को लोन नहीं मिल रहा। बस आपको ये देखना है कि हाँ मैं इस EMI की कैलकुलेशंस चेक करनी है कि मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 20-30% डाउन पेमेंट के बाद मेरी जो 70-80% की जो EMI है उसका एक टाइम फ्रेम बनाइए कि हाँ मेरे को 10 साल या 15 साल जो भी सूटेबल कंडीशंस हैं उस कंडीशंस की पूरी प्लानिंग बना के फिर उस घर के बारे में फिर उस घर को इन्वेस्ट करिए, तो आप अपना डिसीजन रियली मेकआउट कर पाएंगे। राइट सर, आपकी बात सही है, क्योंकि हर एक आदमी का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। लेकिन सर जब हम घर खरीदते टाइम हमें वो कौन कौन सी बातें ऐसे ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स सामने कुछ दिखाता है देता कुछ हो रहा है, और वहीं पर कस्टमर के अंदर लगता है कि यार सब बिल्डर एक जैसे होते हैं। क्या ये बात वाकई सही है सर? देखो यहाँ कहीं ना गैप है। मैं ये नहीं कहूँगा, लोग ना एक मिथ भी बना लेते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ बिल्डर्स अच्छा भी काम करते हैं और उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हाँ, पहले तो अपनी कैलकुलेशन चेक करिए। देखो इसमें ना एज गैप भी बहुत है, क्योंकि कुछ जो मकान लेना चाहते हैं वो 25 की एज में हैं, कुछ 45 की एज में हैं, कुछ 60 की एज में हैं। तो हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। अब जो बिल्कुल यंग वाला होता है, मैं तो उसको नहीं कहूँगा कि वो जल्दी सी मकान ले, क्योंकि उसे अपनी जॉब ना भी ऐसा होता है कि आज 2 साल मेरी यहाँ जॉब है, उसके बाद 2 साल कहीं और है, फिर कहीं और लग रही है, तो उसकी मूवेबल कंडीशंस रहती हैं। उस कंडीशन में तो मैं उसे यही कहूँगा कि तू अपनी रेंट ले, जैसे टैक्सी की तरह। आपने टैक्सी का पे आउट किया, सफ़र इंजॉय किया और आगे बढ़ गए। राइट। अपने आप को ब्लॉक मत करो। लेकिन जैसे जैसे एज होती है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, आप में एक स्टेबलाइजेशन आती है। तो उस स्टेबलाइजेशन के लिए फिर आप देखिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं। 1-2 किलोमीटर के अंदर मेरे को ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कल को 1 साल बाद यहाँ से जॉब से मैं चला गया तो मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही कहीं और। फिर
पहले तो मैं अभी तो मकान पे नहीं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक क्राइटेरिया बताऊँगा कि हाँ, उसके बाद आप देखिए बच्चों के लिए स्कूल्स कहाँ हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, उन्हें अगर प्ले एरिया जाना है, सिविक एम्यूनिटीज, स्टेशनरी शॉप्स, ये बेसिक तो हमारे पास ये आता है। ग्रॉसरी आती है, फिर ग्रॉसरी भी देखिए कि ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह हैं ही नहीं हैं। फिर वहाँ पे डेली कम्यूट देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कैब बुला रहा हूँ, कैब वाला आ ही नहीं पा रहा हो। मेट्रो कितनी दूर है, क्योंकि हर कोई तो कैब करके नहीं आएगा, नहीं आएगा, और ना हर बार आप कैब करके जाओगे। बहुत जगह ऐसा है, आदमी आज कहता है मुझे गुड़गांव जाना है, मैं कैब की बजाय मेट्रो ले लूँ, क्योंकि कैब में फंसा रहेगा और इतने पैसे भी देगा। बिल्कुल सर बात है सर, और जल्दी पहुंच जाएगा मेट्रो से। बिल्कुल। तो ये सब तो हो गए बेसिक क्राइटेरिया। फिर आप देखिए कि वहाँ तक जाने के लिए सड़क कितनी चौड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पतली सड़क है। अब हम आते हैं बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट या सोसाइटी, जो भी हमने सिलेक्शन करा है लेने के लिए अपने बजट के अकॉर्डिंगली, उस पर जाते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए एक तो हमारे घर के मेंबर्स कितने हैं, उसमें एक मेंबर ऐड कर लीजिए पार्किंग का। जैसे आज हमने अपने बजट में मोबाइल ऐड कर रखा है, वैसे ही अपने बजट में उसको भी ऐड कर लीजिए कि पार्किंग चाहिए। आज कोई 25 लाख या 30, मैं कहता हूँ 25 लाख का भी कोई फ्लैट ले रहा है ना, तो कहता है मैं सेकंड हैंड की 2 लाख रुपए की गाड़ी ले आऊँगा। राइट सर। तो उसको पार्किंग चाहिए ही चाहिए। तो देयर मस्ट बी कंपलसरी ऑप्शन कि पार्किंग हो। उसके बाद हम देखें कि हमें अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि हमें 2 BHK 3 BHK क्या रिक्वायरमेंट का हमें फ़्लैट चाहिए, फिर उस पर वर्किंग कर लीजिए। फिर हम क्या क्या चाहते हैं, एमिनिटीज़ कौन सी चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ एमिनिटीज़ ना हम आउटसोर्स से भी पूरा कर लेते हैं। राइट। जैसे बिल्डर फ्लोर या सोसाइटी की बात करें, दोनों की रेंज में भी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है सर, डबल का फ़र्क आता है। बिल्कुल। और कई जगह कई बार तो डबल से भी क्रॉस कर रहा होता है। और मैं यही कहूँ कि अगर बिल्डर फ्लोर में आपको जिम नहीं है, जिम जाना है, या मेरे को किसी प्ले क्लब में जाना है, अरे मेंबरशिप आती है ना, आप चले जाइए वहाँ जाके उसके मज़े ले लीजिए। राइट सर। क्या ज़रूरत है सोसाइटी की इतनी हैवी मेंटेनेंस भी, तो बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट की मेंटेनेंस भी कम होती है। सर ये बात मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है जो सर बात बता रहे हैं, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार हम मैं ये बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें हम फंस जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक ऑफ की ट्रैप हो जाते हैं। हमें लगता है वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है, अरे एमिनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ जिम भी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी है। पर आप कैलकुलेशन ज़रूर करिए हाँ। कि मैं किस कॉस्ट पे मुझे क्या मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बस कॉस्ट दे जा रहा हूँ उन चीज़ों के चक्कर में, लेकिन वो उसका आउटपुट मेरे को सस्ते में भी हो जाता। तो इसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन ज़रूर करिए इन द बैक ऑफ योर माइंड कि हम कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे ये आ रहा है। सर मैं इसमें आप जो आपने बात बोली, थोड़ा सा एक मैं और पूछना चाहूँगा सर। कई बार हम प्लानिंग करते हैं, जैसे मेरे को आज फ्लैट लेना है, मेरे घर पे आज 3 मेंबर्स हैं हम, ठीक है, बट मैं फ्यूचर देखता हूँ सर आगे। आज मुझे 2 BHK की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ठीक है 1 रूम मेरा सफिशिएंट है, 1 रूम और सफिशिएंट है। बट यदि मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 4 साल या 5 साल में 10 साल के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी एक स्टडी रूम चाहिए होता है, तो क्या ये मैं प्लानिंग करके चलूँ उस 2 BHK को अपग्रेड करके आज ही 3 BHK ले लूँ, या सर मैं अभी 2 BHK में रहूँ और आगे जाके उसको चेंज करूँ 3 BHK में लेकर? देखो अगर हमें 2-3 साल में अगर करना है तो फिर तो हमें 3 BHK ही ले लेना चाहिए। हाँ, ये अगर गैप लंबा है अभी 10 साल का, हाँ भाई देखो हम जो लेने जाएंगे, अगर कॉस्ट उसकी बढ़ रही है तो उसकी भी तो बढ़ रही है। बिल्कुल सर। बेचेंगे तो हाँ, फिर हम डिफरेंस ही तो पे कर रहे हैं, तो वो तब डिफरेंस पे कर देना। हमें नहीं पता कि आज कि 10 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। ज़रूरी तो नहीं कि हम यहीं पे काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उनको कुछ तो होते हैं कि डिसीजंस हमें दिख रहे हैं कि हाँ यार ये तो हमें साल 2 साल बाद रिक्वायरमेंट आनी ही आनी है, तो उन पे तो आदमी चला जाए। ठीक है सर। और जो 10 साल बाद है उसका कोई नहीं पता, कोई सवाल, यानी उसके लिए तो हमें फिर वो 10 साल बाद पे ही सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार सर बाद में जब एक्चुअली 5-6 साल के बाद में फिर हो सकता है 10 साल बाद आपकी इतनी अच्छी जॉब हो जाए, आप कहें नहीं मैं तो 3 या 4 BHK ले लूँ। राइट। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ माइनस फिगर भी आ जाए। राइट।
तो यू नेवर नो, इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड 10 years. सर कभी हम एक्चुअली जब हम घर लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में 2 प्रिस्क्रिप्शन होता है। एक प्रिस्क्रिप्शन हमें लोग एक बोलते हैं, एक बोलता है, एक सोसाइटी एक हिस्सा बोलता है कि फ्लैट नहीं लेने चाहिए बिकॉज फ्लैट के अंदर आपको एक लिमिटेशंस होती है चीज़ों को लेकर, नहीं वहाँ पर आप है ना फ्लोर यूज़ कर पाते हो, नहीं आप वहाँ पर अपना खुद की गार्डनिंग कर पाते हो, जो अलग अलग होता है। वो कहता है कि ऑन परचेस घर परचेस करना चाहिए आपको, चाहे छोटा हो बट वो परचेस कीजिए जिसमें आपकी अथॉरिटी खुद की बिल्ड हो। सर क्या ये माइंडसेट बेसिकली जो है डिफरेंशिएट है, इसको थोड़ा से आप बताइए क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो इस बात में बहुत कंफ्यूज रहती है कि क्या करना चाहिए हमें इस स्टेज पे। देखिए, शौक तो ना मतलब आप समझिए छोटे में भी पूरा हो जाता है। यही नहीं है कि मुझे तो B5 वाले पेपर पे ही ड्राइंग बनानी है, A4 पे भी काम हो जाता है। ये तो अपनी लगन और चाहत होती है कि मुझे कहाँ पूरी करनी है। और बेसिकली देखिए, जितना बजट है आदमी जितनी चादर है उतनी तो पाँव पसारेगा। अब आपकी चादर तो है नहीं और आप पाँव पसार दोगे ज़्यादा अपने शौक के चक्कर में, तो मैं वो भी मिसगाइड नहीं करूँगा। तो शौक पूरे हो जाते हैं पर थोड़ा सा अपने आप को भी नीचे लाना चाहिए। हर चीज़ हम हायर लेवल पे देखते रहें तो मैं वो नहीं कहूँगा। हाँ, अगर हम मकान ले रहे हैं तो मकान की कॉस्ट जनरली अलग होती है, सोसाइटी फ्लैट की कॉस्ट अलग होती है, बिल्डर फ्लोर की कॉस्ट अलग होती है, तो सबकी कॉस्ट में फ़र्क होता है। ऐसी गवर्नमेंट क्वार्टर्स की कॉस्ट अलग होती है, जनता फ्लैट्स की कॉस्ट अलग होगी, HIG फ्लैट्स की कॉस्ट अलग होगी। तो सब अपनी बजट सेगमेंट से ही चलते हैं ना। अब आप पे पैसे, अब आपको जाना तो है हरिद्वार, आप कहें नहीं मैं तो फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ, लेकिन जेब में बस के पैसे, तो बस से ही जाएंगे ना। सर आज इंडिया बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत मूवमेंट कर रहा है ना। डे बाय डे हम ग्रोथ पे जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। रियल एस्टेट बहुत बूम पर है आज क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो फॉरेन की कंपनीज है वो है रियल एस्टेट में काम कर रही है। बहुत सारे एग्जांपल है भूटानी ग्रुप्स लाइक दैट। कहाँ सिनेरियो देख रहे हो कि रियल एस्टेट आगे कहाँ जाएगा? और लोग सर बहुत सारे हमारी ऑडियंस है जो इसे कैरियर के रूप में देख रही है रियल एस्टेट को और कर भी रही है कैरियर के रूप में। सर आप कुछ उनको सजेस्ट करना चाहोगे क्या इस पे वर्क कर सकते हैं रियल एस्टेट को लेकर? बिल्कुल, जैसे पिछला टाइम देखें, लोग पहले कहते थे शेयर मार्केट बेकार का काम है, हाँ, डरते थे लोग, लेकिन आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि नहीं, उसका एक लेवल है, वहाँ तक रिस्क लेना है, उसके बाद रिस्क नहीं लेना। शेयर मार्केट में भी कुछ डिविडेंड वाले सेक्शंस होते हैं, आपने इन्वेस्ट करा और उसका डिविडेंड आता रहता है। ऐसी रियल एस्टेट के अंदर भी ना सेफ़र गेम्स होते हैं, सेफ़र कैरियर ऑप्शंस होते हैं कि मुझे जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस मनी को रोटेट करना है। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ वन गोल्डन रूल, डोंट मैरी अ प्रॉपर्टी, ऑलवेज रोटेट, डू प्लार्किंग। क्योंकि यहाँ हम ये सोचते हैं ना, नहीं ये प्रॉपर्टी और 2 साल में बढ़ जाएगी। अरे उस पैसे को आपने 100 रुपये के, सपोज़ करिए 100 रुपये, आपको प्रॉफिट आया 20 रुपये, अब आप पे कितने हो गए 120 रुपये। अब आपने 120 रुपये इन्वेस्ट करे, कंपाउंडिंग से प्ले ऑन करिए, आप ज़्यादा अच्छा कमा लेंगे। ये सर आपने जो बात बोली है सर बहुत अच्छी बात बोली है क्योंकि मोस्टली पर्सन लोग क्या करते हैं एक लैंड या कुछ भी ले लेते हैं और उसको एग्जाम्पशंस बहुत टाइम तक 20-25 10-15 साल तक उसको रखे रहते हैं। वो कहते हैं कि अभी और बढ़ने वाली है, अभी और बढ़ेगी, अभी और इसका लेवल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे वो स्टॉप रहता है। सर आप सर बहुत आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी पारिक एसोसिएट करके, एसोसिएट जो कर आप कर रहे हो सर, आपका क्या विज़न है आज, क्या आप लोगों को देना चाह रहे हो? मैंने ना ये जिस तरह से मार्केट में देखा कि बहुत मतलब अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लोगों के बजट से बाहर हो रहे हैं, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके कैसे दूँ ताकि मैं लग्जरी को अफोर्डेबल कर दूँ। तो मेरा विज़न ये है कि हर आदमी के लिए ना मतलब वो लग्जरी इंजॉय करना ना एक चैलेंजिंग ना रहे कि भाई ये तो मैं अब मेरे बजट से बाहर है। तो मैं वो चाहता हूँ कि उसको जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स ना उसकी बजट पॉकेट के अंदर एडजस्ट करके दूँ कि कैसे करूँ। तो मेरा मॉड्यूल ये रहता है, मेरा विज़न ये है। सर अर्पित सर जो आज हमारे पास बैठे हैं 10 से 15 साल रियल एस्टेट में दिया उन्होंने आपने सर, एंड बहुत सारी लर्निंग ली है रियल एस्टेट को लेकर। बेसिकली सर
आपने आज जो आप जिस लेवल पे आज पहुंचे हो, तो क्या वो गैप है सारा रियल एस्टेट के अंदर एज ए कस्टमर और बिल्डर के बीच में, वो गैप आप कैसे फिलफिल कर रहे हो? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कस्टमर और बिल्डर के बीच में जो गैप है आज बहुत मतलब हाँ, मैं भी कभी, जैसे कहते हैं ना, वो ऐड चलता है, सास भी कभी बहू थी। यस हैं? राइट। तो मैं भी कभी क्लाइंट था। हाँ, तो मैंने अपनी जैसे जर्नी स्टार्ट करी, पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लाइक ऐसा था कि मैंने अपने किसी फ्रेंड से थोड़े से पैसे लिए। मैंने कहा एक ना प्रॉपर्टी आई है, इसमें दोनों मिलके इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ना एक नेगेटिव सिनेरियो ये है कि प्रॉपर्टी आज तो लग रही है कि लग रहा है कि हमें 6 महीने में बिक जाए, हो सकता है साल भर में भी ना बिके। तो मैंने थोड़ा कंफर्टेबल प्ले करा। मैंने कहा देख, तू पार्टनरशिप कर ले, मैं 70% मेरे 30% दे रहे हैं, और फिर वहाँ से चालू करते हैं। तो करा। कुदरती बात है, 6 की जगह 4 महीने में पैसे इतने राइज हो गए कि सपोज़ कर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नियरली 31 लाख की, वो नियरली हो गई 37 की। तो हमने 4 महीने में ही नियरली वी गॉट 20% डेप्रिसिएशन, 25% डेप्रिसिएशन। और वहीं से हमें बस कंपाउंडिंग का चस्का चल गया। क्योंकि मैंने ये फ़िलॉसफी ना कभी जब मैं छोटा था, जब मैं 7th क्लास में था, 12 साल का, तो मैंने क्या किया था, पोस्ट कार्ड ले आया 2 रुपये के, और मैंने 2 रुपये के पोस्ट कार्ड से 32 रुपये बनाए थे 1 महीने में, स्कूल डेज़ में। तो मैंने कहा यार हम ऐसा कर सकते हैं। तो इट वाज नॉट चैलेंजिंग फॉर मी, बट थिंग इज़ कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो बस मैंने वहाँ से इम्प्लीमेंट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, फिर बड़े सेगमेंट्स पे आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। आज 42 फ्लैट्स बना रहा हूँ मैं, एक बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट है। तो इस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे और भी आगे बढ़ेंगे, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो मेरा यही है कि अब जैसे मैंने जो यहाँ जैसे फील करा कि कस्टमर को क्या पेन पॉइंट है, सबसे बड़ी पार्किंग का पेन पॉइंट है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड पार्किंग दी सबको, फिर पावर बैकअप दिया, क्योंकि और पावर बैकअप ना हमने वो वाला दिया गैस जेनसेट वाला। डीजल जेनसेट में तो क्या है, एक तो चैलेंजिंग रहता है, आदमी की अवेलेबिलिटी, हमें डिपेंडेंसी हो जाती है कि हाँ वो आदमी हमें प्रोवाइड करना है, डीजल आएगा तब जेनसेट चलेगा। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम इन सब चीज़ों पे ना वर्किंग करके कम लेबर, कम आदमी की ऑक्यूपेंसी, कम मैन पावर की ऑक्यूपेंसी से हम काम करें। डीजल जेनसेट का सेकंड इशू ये रहता है कि दिवाली के आसपास ना यहाँ पे पोल्यूशन का एनजीटी लग जाता है पोल्यूशन की वजह से। तो गवर्नमेंट का एक वो चैलेंज आ जाता है कि हाँ कि मैं डीजल जेनसेट नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि फिर गैस जेनसेट लगाया जाए, ताकि उसे 24 आवर्स की नॉन स्टॉप उसे इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप मिलता रहे। दो इट्स अ लिटल एक्सपेंसिव कॉस्ट, पर क्लाइंट के लिए मतलब घर एक सुकून है। क्यों उसे सोचना, क्यों उसे एक टेंशन लेनी, यार अब तो वो अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, एनजीटी लगेगी। तो यहाँ फिर हमने देखा कि लोगों ने जर्नली क्या हो है, बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट में लोगों ने जर्नली ना सिंगल लिफ्ट लगा रखी है, और वो भी असेंबल लिफ्ट है। मतलब दे आर नॉट वर्किंग विद गुड ब्रांड्स। ब्रांड्स और नॉन ब्रांड्स में यही होता है कि सर्विसेज के ऊपर इश्यूज आते हैं। लिफ्ट तो आपको दिखेगी, लेकिन वो लिफ्ट जब 6 महीने साल भर बाद ख़राब होती है ना, तब वो सर्विसेज नहीं मिलती, आफ्टर सेल सर्विस। राइट सर। तो हमने इसका क्योंकि लिफ्ट क्या है, 6 महीने साल भर में ख़राब होगी, तो हमने इसके लिए क्या किया, फिर एक और लिफ्ट लगाई साथ में, कि कभी भी क्लाइंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सब चीज़ों की। फिर नॉन स्टॉप वाटर सप्लाई है। फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखते हुए हमने एक ईवी चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड करा है। वाओ सर। जो कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने क्लाइंट को प्रोवाइड करी है। फिर हम रूफ टॉप गार्डन भी बना के दे रहे हैं, ताकि उसे एक अच्छा फील फैक्टर हो। भाई छत अगर अच्छी हो तो बढ़िया लगेगा उसको भी। और फिर हमने 11 फुट की क्लियर हाइट दी है, जिससे ना और एयरी स्पेसी हो जाता है,
सनलाइट वगैरह और अच्छे से आ जाती सर है। हाँ, एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था सर, वेंटिलेशन को लेकर आप क्या, बिकॉज क्योंकि आज हम सर जब हम एस्ट्रो से बात करते हैं, हम किसी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आर्किटेक्ट से बात करते हैं, तो एक कंसर्न रहता है कि घर में सनलाइट आनी चाहिए, और मैक्सिमम सर फ्लैट्स में हम देखते हैं कि सनलाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमने पूरे ही मतलब सनलाइट के लिए बड़ा अच्छा प्रोविज़न, बालकनी स्पेशियस है। और जो आगे हमने करा हुआ है, पूरी यूपीवीसी विंडोज़ बना रखी हैं, पूरे यूपीवीसी ग्लास डोर्स, ताकि अंदर कमरे में पूरी सनलाइट रहे। और जहाँ तक है, हमने शेफ्ट्स को भी एयर ही करा हुआ है, क्योंकि हमें पता है एसी और किचन का एग्जॉस्ट वगैरह ना सब शेफ्ट्स में जाता है। तो हमने उसके लिए क्या करा है, हमने शेफ्ट्स के ऊपर भी इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। मतलब आप कभी भी किसी भी, मैं कह रहा हूँ सोसाइटी के में भी चले जाइए, ये वर्किंग आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। वाओ सर, वाओ ग्रेट। सर एक बहुत बड़ा इशू हम देखने को मिलता है सर बिल्डर्स के बीच में। बिल्डर्स सर कमिट, जैसे बिल्डर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, देन वो कस्टमर से प्रॉमिस करता है कि आपको प्रोजेक्ट हम 1 ईयर या 2 ईयर में कंप्लीट करके देंगे। बट सर होता है क्या, वो प्रोजेक्ट डिले होके कई बार 2-2 साल 3-3 साल तक डिले हो जाता है, एंड कस्टमर वेट करता रहता है अपने घर का। इस वक्त उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको एक्शन लेना चाहिए, या क्या डिसीजन पहले से उसको देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? देखो, पहले तो ना बिल्डर की वायबिलिटी चेक करिए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करा है और आगे उसने 5 प्रोजेक्ट ओपन कर दिए। देखो, बिल्डर हमें भी पता है कि ये ना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फंड्स कहाँ से आएगा? फिर प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह भी होती है इसके अंदर, कैलकुलेशंस। किसी अच्छे लॉयर के साथ बैठिए, उसको एग्रीमेंट पढ़वाइए कि हाँ, मैं इस एग्रीमेंट को अब साइन अप करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे सेफर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखे जाएँ, क्या इसमें डालने चाहिए, कि बिल्डर ने अगर 2 साल में प्रोजेक्ट नहीं दिया तो मैं बिल्डर से कैसे पैसे ले सकता हूँ, और इसमें कैसे मुझे एश्योर्ड, क्योंकि तो इसमें कोई लॉ का रूल है, मतलब जैसे वेस्ली कोई लॉ बना है इसके लिए? देखो, इसके लिए ना रेरा बना हुआ है। रेरा के अंदर ना बिल्डर पे पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं। हाँ सर, थोड़ा सा रेरा के बारे में आप डिस्क्राइब करो कि रेरा कैसे काम करता है। एक्चुअली काफ़ी हमारी ऑडियंस से जो जानना चाहती है कि रेरा कैसे वर्किंग करता है। रेरा में ना मतलब आप जैसे जो भी फंड है, एक ना एस्क्रो अकाउंट खुलता है बैंक के अंदर, रेरा के अंदर। तो वो सारा ना वॉचअप रहता है, थर्ड पार्टी वॉच आउट करती है उसको, कि हाँ, जो फंड बिल्डर को मिला है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ंड आया और वो अपनी BMW लेके आ गया बिल्डर। यस यस, नहीं एज ए कस्टमर मुझे कोई कंप्लेन करनी रेरा के अंदर, तो मैं मतलब मैं कंप्लेन कर हाँ, सकता हूँ रेरा में बिल्कुल जाके? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके कि सर, हाँ, वो मेरे को कैसे, मतलब जैसे कोई किसी बिल्डर के लिए, मतलब मुझे राइट टाइम पे उसने मुझे फ्लैट नहीं दिया मेरा, तो कैसे अप्रोच रहेगी मेरी? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, लॉयर के पास जाइए, लॉयर से कनेक्ट करिए। लॉयर आपको बताएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कि सेफ़र साइड ऑफ व्यू से कि हमें इस सेगमेंट में जाना चाहिए, कौन कौन सी स्टेटेड चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा सही बिल्डर भी सारी बातें आपकी मान लेगा। अगर हम चीज़ को फंक्शनल करना चाहते हैं तो कुछ बिल्डर की बातें रखी जाती हैं, कुछ क्लाइंट की बातें रखी जाती हैं, तो ही काम होता है। बिल्डर भी सारी बातें नहीं मानेगा, राइट। ठीक है ना? और ना ही क्लाइंट की सारी बातें बिल्डर मान लेगा, और ठीक है। तो यहाँ पे लॉयर वो सारी चीज़ें कराता है कि हाँ, ये चीज़ें फिक्स हमें चाहिए ही चाहिए, इन कंडीशंस के बगैर नहीं जाएगा। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि हाँ, अगर बिल्डर ने टाइमली प्रोजेक्ट नहीं दिया तो हमें क्या एश्योर्ड रेंटल मिलेगा। कई बार होता है बिल्डर कहता है मैं अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं दूंगा तो मैं ये वाले पेनल्टी अपने क्लाइंट को दूंगा। अगर मैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि बिल्डर पे ना 2 मार चलती है, एक तो उसे गवर्नमेंट को देना है पेनल्टी, एक उसे क्लाइंट को देना है, तो बिल्डर अपने आप देता ही देता है। राइट 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 सर। दूसरा सर, बेसिकली सर जैसे आपने बोला कि यदि वो नहीं टाइम पे देता है तो कहीं नहीं कहीं पे वो जाके कंप्लेन कर सकता है, रेरा में जाके कंप्लेन कर सकता है। कई बार सर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट है ना, कोई भी बिल्डर जब प्रोजेक्ट बना रहा होता है तो वो जिस लैंड पे बना रहा होता है, कई बार उस लैंड में भी, लैंड के अंदर भी वो ऑथोरिटी नहीं करा पाता, और हमें पता नहीं होता, एज ए कस्टमर पता नहीं होता, और प्रोजेक्ट मिड में ही रुक जाता है।
तो उस टाइम पे सर हमें क्या क्या सर्च करना चाहिए? मैं एज ए कस्टमर आया हूँ सर, मुझे क्या क्या देखना चाहिए कि वो लैंड अथॉरिटी है या नहीं है, क्या वहाँ पर परमिशन मिली या नहीं मिली उसको इतनी फ्लोर बनाने की? नहीं, वो अथॉरिटी में जाके ना सारा लिस्टेड होता है। आप अथॉरिटी में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि रेरा के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट में कितनी हाइट ले रखी है, कितने फ्लोर से बना के देंगे। वहाँ सारा उनका पूरा जितना भी उनका सेंक्शन पास हुआ होता है ना, वो सब होता है। ऐसा नहीं है कि रेरा में उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि हम 10 की जगह 20 फ्लोर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वहाँ जाके आपको अथॉरिटी में सारी डिक्लेरेशन मिल जाती है। वैसे तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी मिल जाती है। ओके। अच्छा सर, बहुत एक्चुअली हम जब बात करते हैं कि हम घर लेने के, मैंने घर ले लिया और मैं रहने के लिए चला गया, बस कहीं ना कहीं पे सर बात आती है, मटेरियल की बात आती है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ किया गया मटेरियल है। क्योंकि घर में आप जब चले जाते हो तो वहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, सीलिंग की प्रॉब्लम आ गई। कई बार क्या होता है कि जो एसेसरी यूज़ कर रहा है वो एसेसरीज भी इतनी अच्छी क्वालिटी वाले यूज़ नहीं करते, बट बताया उस टाइम पे था। तो दैट टाइम जब कंस्ट्रक्शन बन रहा हो तो हमें क्या चेक करना चाहिए एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर? देखो, वैसे तो ना जब EOI स्टार्ट होती है, जब क्लाइंट्स के लिए ओपन होता है पोर्टल, तो एक सैम्पल फ्लैट बना होता है हर जगह। तो सैम्पल फ्लैट की आप वीडियो बना लीजिए, उसमें सब कुछ आप देख लीजिए, यही चीज़ें लगाई हैं। सैम्पल फ्लैट का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिर किसी भी जगह आप बिल्डर फ्लोर वगैरह किसी भी जाएंगे, उनके ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर्स में पूरी डिटेल होती है। और कोई नहीं है डिटेल मेंशन, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए कि इसमें इस चीज़ की डिटेल नहीं है, मुझे इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम है, मुझे वो चीज़ और डिफाइन करके दीजिए। तो एक एग्रीमेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा पेज लिखवा लीजिए उसका, ओके। कि हाँ मुझे ये चीज़ आप डिफाइन कर दीजिए कि आप क्या लगा के देंगे। तो इसमें दोनों के हाथ लॉकड अप हो जाते हैं। सर सर्विसेज को लेकर बहुत बात करने जाएंगे, ये बहुत बड़ा इशू होता है एज ए बिल्डर की तरफ से कि जब आप हमको अपार्टमेंट हमारा मिल गया, रहने के लिए मिल गया, हम रहने के लिए चले गए, देन सर्विसेज को लेकर बहुत इशू। जैसे कई बार सपोज करो जाते ही आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ में कोई इशू आ गया इस चीज़ को लेकर, दैट टाइम कई बार बिल्डर बोलता है कि अब मेरा मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा आउट ऑफ रेंज हो चुका, अब मैं नहीं करूँगा, ये आप ही करवाइए। सर दैट टाइम उससे पहले हम क्या ऐसा उनसे कमिटमेंट करवाए, क्या लिखवाए कि हाँ कि भैया आप 1 से 2 साल तक हमें सारी सर्विसेज दोगे, यदि कोई प्रॉब्लम होती है, फॉल सीलिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है किसी चीज़ को लेकर, बाथरूम में इशू आता है? देखिए, वैसे तो ना मेंटेनेंस की टीम एक बैठी होती है, और दूसरा मेंटेनेंस के लिए ना आजकल बिल्डर्स क्या करने लगे हैं कि पहले ही कॉस्ट के अंदर वो जोड़ देते हैं कि हम 1 साल की मेंटेनेंस एडवांस ले रहे हैं, 2 साल की मेंटेनेंस एडवांस ले रहे हैं। राइट। ठीक है। उसके बाद एक RW का प्रोसेस होता है जो मेंटेनेंस की तरह काम करती है। और मेंटेनेंस की टीम को मैं कह रहा हूँ कोई भी बिल्डर है, सब आउटसोर्स ही करते हैं। अच्छी कंपनी, किस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखो, इसमें ना दोनों चीज़ों का रोल होता है। जैसे सिक्के को चलाने के लिए दोनों पहलू चाहिए होते हैं ना, राइट राइट। तो वैसे ही एक बिल्डिंग को चलाने के लिए खाली बिल्डर ही जिम्मेवार नहीं होता, उसके वहाँ के ऑक्यूपायर्स भी जिम्मेवार होते हैं। अब ऑक्यूपायर्स पैसे ही नहीं देंगे तो बिल्डर क्या करेगा? भाई बिल्डर, कोई भी बिल्डर अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएगा, तेल तो तिलों से ही निकलेगा। लेकिन कस्टमर सोचता नहीं, हमने तो बिल्डर से पूरी ज़िंदगी का सौदा कर लिया। सौदा कर लिया। राइट है। तो बिल्डर भी कहता है ठीक है भाई, अब ज़िंदगी भर के सौदे में तो ज़िंदगी भर वाले ही सामान दूंगा। जिंदगी भर समझ दूंगा, ये सही बात है। कहीं ना कहीं तो ये ट्यूनिंग बनानी पड़ती है जी। सर आप एक्चुअली बहुत सारे है ऑडियंस है जो हमारा घर परचेज़ करना चाह रही है, वो प्लान कर रही, घर परचेज़ करने का प्लान कर रही है, और वो चाहती है कि उनको एक अफोर्डेबल उनकी रेंज की पॉकेट में उनको मिल पाए। तो सर आपका अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कस्टमर्स को दे रहे हो और आपकी रेंज क्या है, उस प्रोजेक्ट की रेंज क्या है? कस्टमर की रेंज हमने जैसे निकाली हुई है, हमारा स्टार्टिंग वैसे तो 51 लाख है। और इसमें हम कस्टमर को दे रहे हैं, एक तो 51 लाख के ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं, दूसरा हमने सेमी फर्निश फ्लैट दे रहे हैं, 11 फुट की क्लियर हाइट है। फिर सॉफ्ट क्लोज किचन दे रहे हैं, फुली मॉड्यूलर, जिसमें RO चिमनी इंस्टॉल्ड है, हैंडवेयर की सारी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, और हैंडवेयर की ही चिमनी इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद हम जो वायरिंग और स्विचेस है सब पॉलीकैब के दे रहे हैं। और डाइनिंग एरिया के अंदर कैबिनेट दे रहे हैं, और मास्टर रूम में
हमने वो वार्डरोब लगा के दे रहे हैं। दूसरा डाइनिंग के अंदर हम एसी कंडक्टिंग करा के दे रहे हैं, स्प्लिट एसी की। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर हम डबल लिफ्ट हैं, फिर पावर बैकअप है। जो सर आपने बताया, हाँ, मेंशन किया था। कंस्ट्रक्शन हमने वाटर सॉफ्टनर से कराई है। अब यहाँ यही चीज़ें हैं, आप हमारी साइट पे जाके देखिए, हमने कुछ छुपा नहीं रखा। हमने कंस्ट्रक्शन का भी मटेरियल सब डिस्प्लेड कर रखा है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन करी हुई है। हम प्लास्टर के अंदर भी नेटिंग करके दे रहे हैं, तो जिससे क्या है कि प्लास्टर की ना सस्टेनेबिलिटी रहती है। 4 साल की जगह वो 5 साल करेगा। वाटर सॉफ्टनर से भी यही होती है, सीपेज नहीं आएगी। उसमें क्या होगा, कोई वियर एंड टियर है, देखो बिल्डिंग है, वियर एंड टियर तो मांगे। राइट सर। तो यहाँ 5 साल में वियर टियर हो रहा है, वहाँ 7 साल में वियर टियर होगा। पेंट की एब्जॉर्प्शन कम लगेगी। जितने पानी में ज़्यादा नमक होगा, पेंट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा लेगा। कॉस्ट कहाँ जाएगी, कस्टमर के ऊपर जाएगी। सपोज़ करो एक बिल्डिंग पे पेंट आ रहा है 2 लाख रुपए का, वो पेंट आएगा 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है। ऐसे ही हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से ईवी चार्जिंग पोर्ट दे रहे हैं। और हमने सब क्लाइंट्स को ना डेडिकेटेड पार्किंग भी है। हमने डेडिकेटेड पार्किंग का कॉन्सेप्ट इसलिए भी रखा है बिकॉज हमने देखा है कि कोई ना ऐसा आ जाता है उत्पात वाला। बिल्कुल आता है कि वो कहता है मेरी गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी है, पर मेरी तो पार्किंग हो गई, मेरी पार्किंग रहेगी। हाँ, नहीं, ये होता है। उसमें ये नॉर्मल आदमी कहाँ तक लड़ेगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता। तो वहाँ ये दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने कहा कि यार ईज ऑफ माइंड दो ना, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आ रहे कभी जा रहे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, नहीं होता ये सर कंसेप्ट। ये तो बेकार का कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्यों निकाल दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलेगा क्या? तो ये सब है कि हम ये सब दे रहे हैं। सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप कितना वर्क करते हो? आपको क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कस्टमर और बिल्डर के बीच में? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए ना, कि मैं किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ और बिल्डर मुझे क्या क्या दे रहा है। बिल्कुल कस्टमर का पूरा हक है जानने का। और पूरा उसको एग्रीमेंट पढ़िए, पूरा उसका ब्रोशर देखिए, क्रॉस चेक करिए, कंपैरिजन करिए औरों से भी, ताकि मेरे को तो अच्छा लगता है। कोई हमारे पास क्लाइंट आता है ना कंपैरिजन करते हुए, तो हमें पता लग जाता है यार तूने 80 साइटों की वर्किंग तो पहले ही कर ली अब हमें अपनी वर्किंग करनी है। राइट। तो हमें सारा निचोड़ पता लग जाता है क्लाइंट से। तो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वही सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए करते हैं काम, कि यार क्लाइंट यहाँ पे परेशान है, उसे यहाँ पे ये परेशानी आई है। बिल्कुल करना चाहिए इंटरेक्शन, और उसकी कमी भी सुननी चाहिए, वो क्या कमी बता रहा है, तभी तो सुधार का मौका मिलेगा। कोई कमी बताएगा नहीं तो सुधरे हैं कैसे? सर तो आपकी अप्रोच बेसिकली मिडिल क्लास को लेकर रहती है या अपर मिडिल क्लास को लेकर रहती है? नहीं, मिडिल क्लास के लिए ही मेरे को रहता है कि मिडिल क्लास का जो पेन पॉइंट जो है पेन है ना मिडिल क्लास को लेके, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करा जाए। राइट सर। सर आगे आने वाले 10 ईयर्स के अंदर आप क्या सोच रहे हो इसको लेकर, सेगमेंट को लेकर, कि मुझे और क्या क्या करना है रियल एस्टेट में लेकर, क्या लोगों को और देना है? यानी मैं क्लाइंट को एक ऐसा प्रोडक्ट बना के देना चाहता हूँ कि वो मतलब अपने आप से कहे लेना है तो इन्हीं का लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्हीं की करनी है। वो पहले वाला ऐड चलता था ना, चूक ना जाना, इजी बल्ब लगाना। हाँ बिल्कुल। तो चूक ना जाना, पारित वाटिका में पारित में ही इन्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें काफ़ी कुछ आई ओपनिंग बताई रियल एस्टेट के बारे में, कैसे परचेज़ करना चाहिए हमें घर, कौन कौन सी वो बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए बातें। और इट्स रियली जो आपका विज़न है सर, इस विज़न पे आप जो काम कर रहे हो, आप लोगों को एक क्वालिटी होम दे रहे हो जो सबका सपना होता है कि अपना घर होना चाहिए, है ना। और वो अपना घर सब आपको एक अफोर्डेबल हाउस में रूप में दे रहे हो, एक अच्छे फ्लैट्स बना के दे रहे हो लोगों को। सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड फ्रेंड्स आप देखिए, इस मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए सर का जो विज़न है, अपनी जो सर ने अपनी जर्नी बताई है और किस तरीके से हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।